Hello everyone, hello dear student, welcome and welcome back on the online nursing platform of Crochet Nursing Academy. Dear student, myself भारती चौधरी and previous class में बच्चों हमने डिस्कस किया था complete ANC and PNC का बोरिंग लेक्चर. ठीक है, तो लेक्चर्स के थ्रू अपन ने थ्योरी तो कंप्लीट कर ली है, लेकिन बच्चों अब हल्का सा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टार्ट करते हैं ANC एंड PNC के कुछ 20 to 30 MCQs. ठीक है बच्चों, बहुत सिंगल लाइनर सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनसे आपकी थ्योरी थोड़ा सा कवर हो जाती है ANC एंड PNC की. ठीक है, ये बच्चों थ्योरी के पॉइंट्स हैं, ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं. एज सच इनमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बच्चों, जो कि क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एंटीनेटल केयर. यानी कि ANC जो केयर है, ANC है, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है, बताइए बच्चों. ऑप्शन नंबर फर्स्ट है टू मॉनिटर द बेबी ग्रोथ. केवल बेबी की ग्रोथ को मॉनिटर करना है ANC का पर्पस? नहीं बच्चों. टू प्रिपेयर फॉर डिलीवरी, मदर को डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करना? नहीं बच्चों, ये भी नहीं है. टू मैनेज पोस्ट नेटल डिप्रेशन? नहीं, पोस्ट नेटल डिप्रेशन को मैनेज करना तो PNC के अंदर आएगा, ANC के अंदर नहीं आएगा. लास्ट अपना ऑप्शन है टू इंश्योर द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ द मदर एंड बेबी. ठीक है, तो यही है प्राइमरी पर्पस ऑफ ANC का, कि मदर के साथ साथ बेबी की हेल्थ एंड वेलबींग को प्रमोट करना, इंश्योर करना, यही प्राइमरी पर्पस है हमारी ANC यानी कि एंटीनेटल केयर का. ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हेन शुड एंटीनेटल केयर आइडली बिगिन. यानी कि ANC जो केयर है वो कब बिगिन होती है, कब स्टार्ट होती है, बताइए. केवल मेरे आंसर का वेट नहीं करना, आपको भी अपना आंसर निकाल के रखना है, फिर मैच करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है. ओके बच्चों, क्या है तो इसका आंसर, ANC विजिट कब स्टार्ट होती है? तो बच्चों एज सून एज प्रेगनेंसी कंफर्म. यानी कि जितना जल्दी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है उतना ही जल्दी ANC जो है वो क्या हो जाती है बच्चों, स्टार्ट हो जाती है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ANC की मिनिमम 4 विजिट जो है वो आपकी होनी चाहिए. और फर्स्ट विजिट जो होती है बच्चों वो कब होती है? फर्स्ट विजिट होती है 8 to 12 वीक पर, जिसको अपन एक और नाम देते हैं रजिस्ट्रेशन विजिट, जिसके अंदर इन रजिस्ट्रेशन विजिट में राजस्थान के अंदर एक कार्ड बनाया जाता है बच्चों, जो किस नाम से जाना जाता है? ममता कार्ड. किस नाम से जाना जाता है बच्चों? ममता कार्ड के नाम से. ठीक है, सेकंड विजिट जो होती है वो कब होती है? 26 to 28 वीक पर हो जानी चाहिए. और थर्ड ANC विजिट जो होती है बच्चों वो 32 से लेके 32 वीक पर हो जानी चाहिए. ओके, एंड लास्ट और जो फोर्थ ANC विजिट है वो 36 से लेके 38 वीक के बीच में कंप्लीट हो जानी चाहिए. ओके, तो ANC विजिट कब स्टार्ट करते हैं? एज सून एज प्रेगनेंसी कंफर्म. ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. देखिए, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन और आंसर फाइंड आउट कीजिए. इसका क्या है? हाउ ऑफन शुड अ प्रेग्नेंट वुमेन विजिट हर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी. मतलब ये ऐसे बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग के जो 28 वीक होते हैं उनमें ANC के दौरान मदर को कितने फ्रिक्वेंटली आना है, किसके लिए? ANC के लिए. तो देखिए बच्चों, इसका आंसर होगा एवरी 2 मंथ. 2 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं बच्चों. अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट 28 वीक और सेकंड है आफ्टर 28 वीक. क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट 28 वीक के दौरान मदर को असेसमेंट के लिए, ANC असेसमेंट के लिए कितना फ्रिक्वेंटली अपने कंसल्टेंट को अप्रोच करना है, तो इसका आंसर जाएगा बच्चों एवरी 2 मंथ. क्या जाएगा? एवरी 2 मंथ.
लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि आफ्टर 28 वीक कितना फ्रिक्वेंटली जो मदर है वो विजिट करेगी एएनसी के लिए अपने कंसल्टेंट को, तो इसका आंसर जाएगा बच्चों एवरी 2 वीक। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट 28 वीक के दौरान क्या होगा, एवरी 2 मंथ, एंड आफ्टर 28 वीक के बाद होगा बच्चों एवरी 2 वीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एंटीनेटल विजिट आफ्टर 28 वीक। अब यहाँ पे क्या दे दिया बच्चों, आफ्टर 28 वीक दे दिया है, तो आफ्टर 28 वीक के बाद क्या फ्रीक्वेंसी होती है, एवरी 2 वीक। आंसर क्या जाएगा इसका बी, एवरी 2 वीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट कीजिए क्या है। क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज द पर्पस ऑफ रूटीन ब्लड टेस्ट ड्यूरिंग एएनसी, एंटीनेटल केयर के दौरान जो रूटीन अपन चेकअप करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसका क्या पर्पस है, क्यों करवाते हैं। टू चेक द एनीमिया एंड इन्फेक्शन, सेकेंड ऑप्शन टू डिटरमाइन द बेबी सेक्स। नहीं, क्या ब्लड टेस्ट करने से, रूटीन ब्लड टेस्ट करने से बेबी के सेक्स का पता चल सकता है, नहीं चल सकता, तो बी आंसर गलत है। टू असेस द मदर न्यूट्रिशनल इनटेक, नहीं, मदर की न्यूट्रिशनल इनटेक को चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, फिजिकल अपीयरेंस से पता चल जाएगा, न्यूट्रिशनल स्टेटस से पता चल जाएगा, वेट से पता चल जाएगा, हाइट से पता चल जाएगा और बीएमआई से पता चल जाएगा। टू चेक फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, नो, क्या ब्लड टेस्ट से जेनेटिक डिसऑर्डर कभी रूल आउट होते, नहीं होते, उनके लिए तो क्या कराना पड़ता है बताइए, कंप्लीट जेनेटिक टेस्ट कराने होते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, जो रूटीन ब्लड टेस्ट कराया जाता है मदर के अंदर, उसका पर्पस होता है टू चेक फॉर एनीमिया एंड इन्फेक्शन। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर हीमोग्लोबिन का लेवल लेस देन 11 ग्राम % से कम है तो इट लीड्स टू पैथोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्या, देखिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है, यानी कि 75 ग्राम ग्लूकोज दी जाती है मदर को इन वाटर। इसके 2 घंटे बाद आफ्टर 2 आवर क्या कराया जाता है, आरबीएस किया जाता है, ब्लड शुगर चेक किया जाता है, और इसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि मदर जो है उसमें जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस तो नहीं है, या मदर नॉर्मल है, या मदर में पहले से ही डायबिटीज मेलाइटस तो नहीं थी। इन सारे पैरामीटर्स को क्या किया जाता है बच्चों, चेक किया जाता है। लेस देन 140 होता है, ठीक है, ये ब्लड शुगर तो बोला जाता है कि नॉर्मल है। अगर मोर देन 140 होता है तो बोला जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है, और बच्चों अगर मोर देन 200 होता है देन इट इज कॉल्ड एज कि मदर में कंसीव करने से पहले ही क्या थी, डायबिटीज थी। ओके, तो क्यों किया जाता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, टू डिटेक्ट करने के लिए जेस्टेशनल डायबिटीज, राइट। इसका आंसर ये है सिंपल सा। अगला क्वेश्चन है बच्चों व्हाट शुड अ प्रेग्नेंट वुमेन डू इफ शी एक्सपीरियंस सडन स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट। यानी कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग एएनसी, ठीक है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर सडनली उसके हैंड और उसके फीट में स्वेलिंग हो जाती है तो उसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सा एक्शन लेना चाहिए। तो देखिए कंटिन्यू विद नॉर्मल एक्टिविटीज, नहीं बच्चा, नॉर्मल चीज तो है ही नहीं ना ये, क्योंकि अचानक से सडन स्वेलिंग हुई है। सेकंड ऑप्शन है सीक मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली, बिल्कुल सही, इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन लेनी है, इमीडिएटली अपने कंसल्टेंट को विजिट करना है। थर्ड ऑप्शन है टेक ओवर द काउंटर मेडिकेशन, नहीं बच्चा, बिल्कुल भी अगर सडन इस तरीके से मेडिकल कंडीशन अराइज होती है तो हमें अपनी मर्जी से ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं लेनी है। रेस्ट एंड मॉनिटर द स्वेलिंग, नहीं, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है।
ये ऑप्शन बोल रहा है कि मदर को बोलो कि वो रेस्ट करें और अपनी स्वेलिंग को खुद ही मॉनिटर करे, तो ये तो बिल्कुल गलत आंसर है। आंसर क्या जाएगा इसका बच्चों? सीक मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड आउट कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए इसका। व्हाट इज पोस्ट नेटल केयर? कितना सिंपल क्वेश्चन है कि पोस्ट नेटल केयर क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट, केयर प्रोवाइडेड टू द बेबी ओनली, केयर प्रोवाइडेड टू द मदर ओनली, केयर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नहीं, पीएनसी जो ये तो होता है बच्चों एएनसी। पीएनसी क्या होता है? केयर प्रोवाइडेड आफ्टर डिलीवरी टिल 6 वीक टू बोथ मदर एंड बेबी। तो आंसर इसका क्या जाएगा? सी, केयर प्रोवाइडेड टू बोथ मदर एंड बेबी आफ्टर चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्या, हाउ लॉन्ग इज द पोस्टपार्टम पीरियड? पोस्टपार्टम पीरियड कितना लंबा होता है? तो देखिए मैंने आपको पीएनसी में डिस्कस किया हुआ था ये कि हमारा जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है बच्चों इमीडिएट पोस्टपार्टम, सेकंड वन इज अर्ली पोस्टपार्टम एंड लास्ट वन इज लेट पोस्टपार्टम, राइट। इमीडिएट पोस्टपार्टम जो होता है बच्चों वो डिलीवरी के विद इन 24 आवर वाले टाइम पीरियड को बोला जाता है। अर्ली पोस्टपार्टम जो होता है वो 24 आवर से लेके 1 वीक के टाइम पीरियड को बोला जाता है। और लेट पोस्टपार्टम किसको बोला जाता है बच्चों? 1 वीक से लेके 6 वीक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है इसको बोला जाता है क्या? लेट पोस्टपार्टम। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन कितना होता है पोस्टपार्टम का? 6 वीक। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 6 वीक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड आउट कीजिए। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ पोस्टनेटल केयर फॉर द मदर? पोस्टनेटल केयर के दौरान मदर के लिए सबसे मेन फोकस क्या होता है? मॉनिटर बेबी ग्रोथ, असिस्टिंग विद ब्रेस्ट फीडिंग एंड रिकवरी, प्रोवाइडिंग पेरेंटिंग एजुकेशन, शेड्यूलिंग फॉलो अप अपॉइंटमेंट। देखिए बच्चों ये चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि पोस्टपार्टम पीरियड के दौरान जो केयर की जाती है, जो पीएनसी होती है, उसमें बच्चों ये सारे ही पॉइंट जो है वो इंक्लूडेड हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है मेन फोकस क्या होता है, यानी कि अब ये क्वेश्चन जो है वो प्रायोरिटी बेस बन गया कि सबसे मेन फोकस क्या होता है पीएनसी के दौरान मदर के लिए। मदर के लिए तो सबसे मेन फोकस होता है बच्चों कि असिस्ट करना इन ब्रेस्ट फीडिंग और रिकवरी, यानी कि मदर को एजुकेट करना, मदर को असिस्ट करना कि हाउ शी ब्रेस्ट फीड टू हर चाइल्ड, टू हर बेबी, एंड हाउ सी सेल्फ केयर हर टू रिकवरी फास्टर। ठीक है बच्चों, तो ये है इस क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेन फोकस, और वो मेन फोकस किसके लिए? मदर के लिए पूछा गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रीड आउट करें। व्हाई इज मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग पोस्ट नेटल पीरियड? पोस्ट नेटल पीरियड के दौरान ब्लड प्रेशर को मेजर करना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, टू डिटेक्ट एनीमिया, तो एनीमिया और ब्लड प्रेशर में तो बच्चों को रिलेशन है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, सेकेंड, टू मॉनिटर रिकवरी फ्रॉम चाइल्ड बर्थ, तो बीपी का चाइल्ड बर्थ की रिकवरी से क्या मतलब? कोई सेंस नहीं। लास्ट है टू असेस ब्रेस्ट फीडिंग इफेक्टिवनेस, तो क्या बीपी का रिलेशन ब्रेस्ट फीडिंग की इफेक्टिवनेस से लग रहा है आपको? कुछ कोरिलेशन नहीं है ना, कुछ भी कोरिलेशन, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। आंसर क्या जाता है? टू प्रिवेंट पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी कि अगर बीपी ज्यादा होगा ना बच्चों तो पीपीएच के चांसेस जो होते हैं ना वो ज्यादा होने के होते हैं। ठीक है, तो इसलिए पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए बीपी को मेजर किया जाता है ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट डाइटरी कंसीडरेशन फॉर अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर? एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट डाइटरी
कंसीडरेशन क्या रहेगा आपकी तरफ से? हाई शुगर इंटेक, इंक्रीज प्रोटीन इंटेक, लो फैट इंटेक, रिड्यूस कैल्शियम इंटेक। देखिए बच्चों, कैल्शियम का जो इंटेक है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे एंड वो लैक्टेशन के टाइम पे क्या होता है? इंक्रीज होता है, ना कि रिड्यूस। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और कितनी होती है आरडीए कैल्शियम की, अगर आपको पता हो तो कितनी होती है बताइए? 1200 माइक्रोग्राम होती है, राइट। लो फैट इंटेक नहीं, फैट का इंटेक इंक्रीज किया जाता है बच्चों, है ना, तो ये भी गलत। हाई शुगर इंटेक नहीं, शुगर का इंटेक हाई नहीं किया जाता, ठीक है ना। इंक्रीज किया जाता है प्रोटीन का इंटेक, क्योंकि प्रोटीन अगर मदर के अंदर ज्यादा होगी तो ब्रेस्ट फीडिंग की इफेक्टिवनेस क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी। कंप्लीट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज रिकमेंडेड ड्यूरिंग द पोस्टपार्टम पीरियड? यानी कि पोस्टपार्टम पीरियड के दौरान कौन सी एक्सरसाइज जो है उसको रिकमेंडेड किया जाता है? क्या है बताइए? हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज? बिल्कुल नहीं। हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं रिकमेंडेड की जाती, क्योंकि मदर की जो पेल्विक मसल्स होती है ना, उनका बहुत ज्यादा मतलब वो रिकवर हो रही होती है पोस्टपार्टम पीरियड में, तो हाई इफेक्टिव वाली एक्सरसाइजेस तो अपन नहीं कर सकते पोस्टपार्टम पीरियड में। जेंटल लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज। थर्ड है वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं की जाती। ओके, इंटेंस कार्डियक वर्कआउट नहीं। आंसर किया जाएगा इसका जेंटल लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो परफॉर्म की जाती है, रिकमेंडेड की जाती है मदर को ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड, राइट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज अ कॉमन साइन ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन? पोस्टपार्टम डिप्रेशन का बच्चों सबसे कॉमन क्या है, साइन क्या है? देखिए, इंक्रीज एनर्जी लेवल, गलत। डिप्रेशन के अंदर बच्चों एनर्जी लेवल कम होता है, ना कि इंक्रीज। परसिस्टेंट सैडनेस और होपलेसनेस, तो ये लग रहा है कि हाँ ये आंसर हो सकता है। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, इम्प्रूव स्लीप पैटर्न, नहीं, स्लीप पैटर्न बिल्कुल गड़बड़ा जाता है इन डिप्रेशन पेशेंट, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत रहेगा। अगला है इंक्रीज अपेटाइट, नहीं, डिप्रेशन वाले पेशेंट तो खाना पीना छोड़ देते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? परसिस्टेंट सैडनेस एंड होपलेसनेस होती है इन पोस्टपार्टम डिप्रेशन वाले क्लाइंट में, ठीक है। आपने साइकेट्रिक में डिप्रेशन का कंप्लीट टॉपिक पढ़ा होगा, तो आसानी से इसका आंसर आप निकाल सकते हो। ये कोई ओबीजी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है स्पेशली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्या, व्हाट इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ न्यूबॉर्न केयर इन द पोस्टनेटल पीरियड? पोस्टनेटल पीरियड में एसेंशियल एस्पेक्ट क्या है न्यूबॉर्न की केयर से रिलेटेड? तो देखिए, डिलेइंग वैक्सीनेशन, नहीं, वैक्सीनेशन तो बिल्कुल टाइम से कराना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत। अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट विद विजिटर्स, ठीक है, पोस्टपार्टम पीरियड में विजिटर्स को कम से कम बुलाया जाता है, लेकिन इसमें बोला गया है बच्चों अवॉइडिंग, यानी कि बिल्कुल नहीं मिलना विजिटर से, यानी कि बच्चे को उसके घर वालों से, बाहर वालों से बिल्कुल भी विजिट नहीं कराना। ये ऑप्शन ये बोल रहा है तो गलत है बिल्कुल, है ना। लिमिटिंग ब्रेस्ट फीडिंग सेशन, नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग सेशन को तो इंक्रीज करना होता है, लिमिटिंग नहीं करना होता। तो इसका आंसर क्या जाएगा? रेगुलर पीडियाट्रिक चेकअप, यानी कि पोस्ट नेटल केयर के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे का जो पीडियाट्रिक चेकअप है उसको रेगुलरली किया जाए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे है, क्या है, व्हाट शुड अ मदर डू इफ शी हैज डिफिकल्टी इन ब्रेस्ट फीडिंग? अगर मदर को ब्रेस्ट फीडिंग में डिफिकल्टी आ रही है तो मदर को क्या करना चाहिए बच्चों, बताइए। देखिए ऑप्शन, आंसर बताइए इसका। स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग इमीडिएटली, नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग तो स्टॉप करते ही नहीं है। इंडिया में ब्रेस्ट फीडिंग बहुत कम कंडीशंस होती हैं बच्चों जिनमें की कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। सीक हेल्प फ्रॉम अ लैक्टेशन कंसल्टेंट, तो बस ये तो आंसर लग रहा है सही हो सकता है, आगे के ऑप्शन को भी रूल आउट कर लेते हैं अपन।
यूज फॉर्मूला फीडिंग ओनली, नहीं, फॉर्मूला फीडिंग कभी नहीं की जाती बच्चे को। इंडिया में बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है फॉर्मूला फीडिंग, ठीक है। इग्नोर द इशू, बिल्कुल गलत। ब्रेस्ट फीडिंग अगर मदर नहीं कर पा रही है तो इस इशू को अपन इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड इशू है ये, जो अराइज होता है ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो आंसर इसका क्या जाएगा कि मदर जो है वो हेल्प लेगी अपने लैक्टेशनल कंसल्टेंट से, अगर ब्रेस्ट फीडिंग में उसको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड मेथड फॉर मॉनिटरिंग अ बेबीज टेम्परेचर इन फर्स्ट फ्यू वीक। यानी कि एक बेबी के या एक चाइल्ड के या एक न्यूबॉर्न के टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे अच्छा मेथड क्या होता है। अब इस क्वेश्चन में तो दिया गया है बच्चों फर्स्ट फ्यू वीक, अगर ये फर्स्ट फ्यू वीक भी नहीं होता ना इस क्वेश्चन में, तो भी इसका आंसर क्या जाता बच्चों, रेक्टल थर्मोमीटर के थ्रू। क्योंकि बच्चों के अंदर रेक्टल मेथड से ही क्या लिया जाता है, टेम्परेचर लिया जाता है। क्योंकि रेक्टल मेथड या रेक्टल जो रूट होता है, इससे सबसे ज्यादा एक्यूरेट टेम्परेचर आता है बच्चे का, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, रेक्टल थर्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आंसर देने की कोशिश कीजिए इसका। हाउ ऑफन शुड अ न्यूबॉर्न फीड, एक न्यूबॉर्न को कितनी फ्रिक्वेंटली फीड कराना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग कितनी फ्रिक्वेंटली करानी चाहिए। तो आंसर इसका जाएगा बच्चों बिना सोचे समझे एवरी 1 to 2 आवर, हर 1 से 2 घंटे में बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट शुड बी डन इफ अ मदर एक्सपीरियंसेस सीवियर पोस्टपार्टम ब्लीडिंग। यानी कि क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है बच्चों कि मदर को क्या हो रही है, सीवियर पोस्टपार्टम ब्लीडिंग हो रही है, पीपीएच हो रहा है। और पीपीएच भी कैसा हो रहा है बच्चों, सीवियर पीपीएच हो रहा है। तो इस कंडीशन में मदर क्या करेगी बताइए। ये तो बहुत ज्यादा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि अगर इतनी सीरियस कंडीशन है तो मदर जो है वो इमीडिएटली कहाँ जानी चाहिए, हेल्थ सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स में जानी चाहिए, अपने कंसल्टेंट के पास जानी चाहिए। तो आंसर क्या क्या होगा इसका, सीक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। ऑप्शन बी इसका आंसर जाएगा, सीक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। ध्यान दीजिए, मार्क माय पॉइंट, इमीडिएट मेडिकल अटेंशन देंगे क्योंकि पीपीएस हो रहा है, वो भी कैसा हो रहा है, सीवियर हो रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पोस्ट नेटल मेंटल हेल्थ केयर। यानी कि पोस्ट नेटल जो पीरियड होता है उस टाइम पे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है बताइए। अवॉइडिंग सोशल इंटरेक्शन, नहीं। एड्रेसिंग फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन, इग्नोरिंग मूड स्विंग, ओनली फोकस ऑन फिजिकल रिकवरी। गलत बच्चों, इसका आंसर जाएगा बी। यानी कि अगर मदर को पोस्टपार्टम पीरियड में एंजाइटी हो रही है और डिप्रेशन वाली फीलिंग आ रही है तो उसको अपन को क्या करना है, इग्नोर नहीं करना, उसको अपन को ध्यान देना है, कंसीडरेशन देनी है उसको। क्योंकि ये आगे जाके क्या बन सकता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन का रूप बन सकता है या पोस्टपार्टम डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर रूल आउट कीजिए क्या है। व्हाट इज रिकमेंडेड अप्रोच फॉर मैनेजिंग पोस्टपार्टम पेन। यानी कि पोस्टपार्टम पेन को मैनेज करने के लिए सबसे रिकमेंडेड अप्रोच क्या है। पोस्टपार्टम पेन यानी कि आफ्टर पेन, जो अपन ने पीएनसी में डिस्कस किया था, मदर को डिलीवरी के बाद पेन होता है, स्पाज्मोडिक पेन होता है लोअर एब्डोमेन में। तो पूछा गया है कि रिकमेंडेड अप्रोच क्या रखनी है अपन को मैनेज करने के लिए। प्रेस्क्रिप्शन पेन किलर्स ओनली, केवल पेन किलर देने, नहीं बच्चों, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। केवल पेन किलर पर डिपेंड अपन नहीं रह सकते। इग्नोर द पेन, पेन को भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सीवियर पेन होता है जो पोस्टपार्टम पीरियड में होता है।
यूजिंग हीट पैक एक्सक्लूसिवली, गलत। हीट पैड यूज नहीं करते बच्चों कभी भी। पेन अगर होता है तो कोल्ड कंप्रेस यूज करते हैं, ना कि हीट पैड। ओवर द काउंटर पेन रिलीफ एंड रेस्ट, ये आंसर इसमें बिल्कुल ठीक लग रहा है कि ओवर द काउंटर यानी कि मेडिकल पर जाकर अपन को पेन किलर लेनी है, साथ ही साथ क्या करना है, मदर को रेस्ट करवाना है, क्योंकि मदर जितना रेस्ट करेगी उतनी ही जल्दी मदर की क्या होगी, रिकवरी होगी, और कम से कम क्या होगा बच्चों, आफ्टर पेन होगा, राइट। नेक्स्ट है, हाउ कैन अ मदर सपोर्ट हर मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग द पोस्ट नेटल पीरियड, यानी कि इसमें पूछा गया है पोस्ट नेटल पीरियड के दौरान एक मदर अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे सपोर्ट कर सकती है, एंगेजिंग इन रेगुलर एक्सरसाइजेस, सही लग रहा है ये आंसर तो, है ना ये ऑप्शन तो। नेक्स्ट है, आइसोलेटिंग हरसेल्फ फ्रॉम फैमिली, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर मदर अपने आप को आइसोलेट कर लेगी अपनी फैमिली से तो उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ेगी, अच्छी होगी, बिगड़ेगी ना बच्चों, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। अवॉइडिंग सेल्फ केयर एक्टिविटीज, इसमें बोल रहा है कि वो मदर अपनी सेल्फ केयर को बिल्कुल अवॉइड कर देगी, यानी कि सेल्फ केयर की जितनी भी एक्टिविटी है डेली रूटीन की उनको परफॉर्म नहीं करेगी, तो बताइए उसकी मेंटल हेल्थ डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है, इग्नोरिंग इमोशनल नीड्स, अपनी इमोशनल नीड्स को ही मदर अगर इग्नोर कर रही है तो उसकी मेंटल हेल्थ सप्रेस होगी बच्चों, इनकरेज नहीं होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, अगर मदर अपने आप को रेगुलर एक्सरसाइज में एंगेज रखती है, रेगुलर एकदम लाइट जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है उनमें एंगेज रखती है, तो उसकी मेंटल हेल्थ जो है क्या रहेगी, बूस्ट होगी, राइट। और जो फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है इन पोस्टपार्टम पीरियड में बच्चों, वो कैसी होती है, बिल्कुल जेंटल फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, कैसी, जेंटल फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, कोई भी हैवी फिजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं करते इन पोस्टपार्टम पीरियड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड आउट कीजिए फटाफट। What is the importance of postnatal follow up visit, यानी कि पोस्टपार्टम पीरियड में जो फॉलो अप विजिट्स होती हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस है, ये बताइए आप। तो क्या इम्पोर्टेंस है बच्चों, टू अपडेट वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, टू मॉनिटर द मदर्स फिजिकल एंड इमोशनल रिकवरी, थर्ड ऑप्शन है टू असेस द बेबी स्लीप पैटर्न, टू शेड्यूल फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स, गलत। इसका आंसर सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट जो लग रहा है वो लग रहा है बी, कि मदर की फिजिकल और मदर की जो इमोशनल रिकवरी होती है बच्चों उसको क्या करना, मॉनिटर करना, पीएनसी या जो पोस्ट नेटल केयर की जो विजिट्स हैं उनके फॉलो अप के दौरान अपन क्या करते हैं, मदर की फिजिकल और इमोशनल रिकवरी को चेक करते हैं, असेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हो गया, ज्यादा क्वेश्चंस हो गए क्या, नहीं बच्चों 20 से 30 क्वेश्चन है, बस आप रिवाइज कर सकते हो इसके थ्रू आप, ठीक है। तो पढ़िए क्वेश्चन अगला क्या है, व्हाट शुड बी डन इफ अ मदर शोज साइन ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी कि अगर मदर पोस्टपार्टम हेमरेज के साइन को शो करती है तो अपन क्या करेंगे, अप्लाई हॉट कंप्रेस, बिल्कुल गलत, हॉट कंप्रेस तो कभी भी अप्लाई नहीं करते अगर हेमरेज या ब्लीडिंग हो रही है तो। सीक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, बिल्कुल सही आंसर यही है, इमीडिएट मेडिकल अटेंशन करेंगे और जितना जल्दी हो सके नियर बाई हॉस्पिटल में या हेल्थ केयर सेंटर पे मदर को क्या करेंगे, रेफर करेंगे। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, ठीक है फ्लूइड इनटेक इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी बेस में अगर इसका आंसर देखा जाए तो क्या आ जाएगा बच्चों, बी आ जाएगा, सीक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। लास्ट है टेक पेन मेडिकेशन, तो पीपीएच हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें पेन मेडिकेशन का तो कोई रोल ही नहीं है बच्चों, आंसर इसका बी जाएगा, सीक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट कीजिए, क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज इन पोस्टनेटल रिकवरी, पता है बच्चों सबसे ज्यादा पोस्टपार्टम पीरियड में, किसमें बच्चों, पोस्टपार्टम पीरियड में सबसे ज्यादा जो रिकमेंडेड करते हैं कंसल्टेंट एक मदर को कि वो
कि मदर को ये रिकमेंडेड किया जाता है कि वो पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज जो है उनको परफॉर्म करें। कौन सी एक्सरसाइज? पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। और पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज में एक एग्जांपल है कीगल एक्सरसाइज, कीगल्स एक्सरसाइज। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज बच्चों? कीगल्स एक्सरसाइज सबसे ज्यादा रिकमेंडेड की जाती है। क्यों की जाती है? जिससे कि मदर की पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स है ना बच्चों, वो कैसी हो? स्ट्रेंथन हो, और यूट्राइन और वेजाइनल प्रोलैप्स को क्या किया जा सके? प्रिवेंट किया जा सके। क्यों रिकमेंड की जाती है? टू प्रिवेंट करने के लिए वेजाइनल एंड यूट्राइन प्रोलैप्स, राइट। और ये कैसे प्रिवेंट होता है? क्योंकि जब पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज की जाती है तो उसके कारण क्या होता है बच्चों कि हमारी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? स्ट्रेंथन हो जाती हैं। ठीक है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, इलास्टिसिटी आ जाती है, जिसकी वजह से यूट्राइन और वेजाइनल प्रोलैप्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। ओके, तो ऑप्शन देखिए इसमें स्ट्रेंथनिंग द पेल्विक फ्लोर मसल्स, आंसर जो है ऑप्शन फर्स्ट ही जाएगा। पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज क्यों की जाती है? टू स्ट्रेंथन करने के लिए पेल्विक फ्लोर मसल्स। रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, नहीं, एक्सरसाइज से इन्फेक्शन का कोई रोल नहीं है। एनहेंसिंग मिल्क प्रोडक्शन, गलत। इंप्रूव स्लीप क्वालिटी, बिल्कुल गलत। ओके, आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए बस खत्म होने वाले हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है और। ठीक है, व्हाट शुड बी डन टू एड्रेस इश्यूज विद पोस्टपार्टम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी कि पोस्टपार्टम पीरियड में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रहा है तो इस इशू को कैसे असेस किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है? यूज एब्जॉर्बेंट पैड, गलत। कंसल्ट अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, अवॉइड फिजिकल एक्टिविटी। आंसर जाएगा इसका बी, कि अगर किसी को पोस्टपार्टम पीरियड में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रहा है बच्चों, तो क्या करें? कंसल्ट करें अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, जिससे कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करेगा? पेल्विक फ्लोर की जो एक्सरसाइजेस होती है उनको सजेस्ट करेगा। उनसे क्या हो जाएगा? पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स है वो स्ट्रेंथन हो जाएंगी और साथ ही साथ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को भी प्रिवेंट किया जा सकता है या इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्या? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, यानी कि जैसे ही बेबी का बर्थ होता है या तो एनवीडी के थ्रू या सिजेरियन सेक्शन के थ्रू, तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो करता है मतलब जो डॉक्टर हैं वो सबसे पहले कंसल्टेंट है, वो क्या करते हैं? जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तो कॉर्ड को क्लैंप करने के बाद बेबी को मदर के एब्डोमेन या मदर के चेस्ट पर क्या किया जाता है बच्चों? प्लेस किया जाता है विदाउट एनी क्लॉथ। तो इसको बोला जाता है क्या? स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट। और ये स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट क्यों किया जाता है बच्चों? ये किया जाता है जिससे कि इनहेंस हो सके मदर की और बेबी की बॉन्डिंग। ये तो किया जाता है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। एक प्रोसेस होता है, एक या ये बोल सकते हैं एक और प्रोसीजर परफॉर्म किया जा सकता है जो थोड़े टाइम बाद परफॉर्म किया जाता है बर्थ के। ठीक है, और उसको बोला जाता है बच्चों रूमिंग इन। रूमिंग इन का मतलब होता है कि मदर को और बेबी को एक ही रूम में रखा जा सकता है और रखा जाता है, और अगर पॉसिबल हो तो दोनों को एक ही बेड पर क्या किया जाता है? सुलाया जाता है, जिससे कि बेबी और मदर में क्या हो? अटैचमेंट इंक्रीज हो। राइट बच्चों, तो दो प्रोसीजर है, एक तो रूमिंग इन किया जाता है और एक किया जाता है स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट। और ये जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है ये तो इमीडिएटली आफ्टर बर्थ परफॉर्म किया जाता है, जबकि जो रूमिंग इन की प्रोसेस होती है ये परफॉर्म किया जाती है कुछ टाइम बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग द बेबी वेट इन पोस्ट नेटल पीरियड? पोस्ट नेटल पीरियड में बेबी के वेट को मॉनिटर करने की क्या इंपॉर्टेंस है?
क्यों बेबी का वेट मॉनिटर किया जाता है पोस्टपार्टम या पोस्टनेटल पीरियड में? तो ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों, टू इंश्योर एडुकेट न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। तो हो सकता है क्या ये आंसर? बिल्कुल हो सकता है। अगला है टू प्रोटेक्ट फ्यूचर हेल्थ इश्यूज। तो फ्यूचर हेल्थ इश्यूज का वेट से रिलेशन है, लेकिन इतना अप्रोप्रिएट ये आंसर नहीं जाएगा। अगला है टू शेड्यूल वैक्सीनेशन। नहीं, वैक्सीनेशन शेड्यूल और वेट का कोई रिलेशन नहीं है। टू असेस डेवलपमेंटल माइलस्टोन। गलत। जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है बच्चों, वो ऐसा थोड़ी नहीं बेबी का अगर वेट कम होगा तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? टू इंश्योर करने के लिए एडुकेट न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ, यानी कि पोस्टपार्टम पीरियड में, पोस्टनेटल पीरियड में बेबी के वेट को असेस किया जाता है, जिससे कि ये पता चल सके कि बेबी का जो न्यूट्रिशन है और बेबी की जो ग्रोथ हो रही है वो प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ ऑफन शुड अ मदर चेक फॉर द साइंस ऑफ इन्फेक्शन इन द पोस्टनेटल पीरियड। तो पोस्टनेटल पीरियड में मदर को इन्फेक्शन के साइन कितना फ्रीक्वेंटली असेस करने चाहिए? तो बच्चों इसका आंसर जाएगा डेली, यानी कि मदर को डेली पोस्टपार्टम पीरियड में ये चेक करना है कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। वो इन्फेक्शन बच्चों वेजाइनली तो इन्फेक्शन, कोई वेजाइना का इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई सर्विक्स का इन्फेक्शन तो नहीं है, या अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो जो यूट्रस के ऊपर जो मसल्स हैं, ठीक है, अपनी जो स्किन है वहां पे जो सुचर्स लगे हैं, स्टिच लगे हैं, वहां पे तो कोई इन्फेक्शन नहीं है, उसको भी डेली अपन क्या करते हैं, मेजर करते हैं मदर। साथ ही साथ अगर एपिजोटमी हुई है तो एपिजोटमी की भी प्रॉपर केयर की जाती है, जिससे कि कम से कम चांसेस हो इन्फेक्शन होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू हेल्प मैनेज पोस्टपार्टम कॉन्स्टिपेशन। पोस्टपार्टम कॉन्स्टिपेशन को क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए सबसे कॉमन प्रैक्टिस क्या होती है? इंक्रीज फाइबर इनटेक, बिल्कुल सही। रिड्यूस फ्लूइड इनटेक, गलत। फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज किया जाता है ना कि कम, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो। अवॉइड फिजिकल एक्टिविटी, गलत। फिजिकल एक्टिविटी को भी एनहेंस किया जाता है अगर कॉन्स्टिपेशन है तो। टेकिंग लैक्सेटिव रेगुलरली, गलत। यहाँ पे रेगुलरली लिख दिया ना बच्चों, इसलिए गलत है क्योंकि लैक्सेटिव अगर रेगुलरली लेते हैं तो उसकी वजह से अपन को क्या होती है, उसकी एक आदत हो जाती है। साथ ही साथ हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसका अंदर से कैसा ब्लैक पड़ जाती है, नेक्रोसिस तक हो सकता है अगर रेगुलरली लैक्सेटिव लेंगे तो, ठीक है। फाइनली बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इन क्वेश्चंस के साथ साथ हमारा जो एएनसी और पीएनसी का कंप्लीट एकदम बोरिंग वाला जो चैप्टर था वो भी खत्म हो चुका है, और इन क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा रिवीजन में हेल्प मिलेगी, ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प मिलेगी पीएनसी और एएनसी का, ठीक है बच्चों। अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना और अच्छे से मेहनत कीजिए।